हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिवेट्स के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली मेटालिक स्ट्रक्चर, जो एयरक्राफ्ट मेटालिक शीट्स हैं, एयरक्राफ्ट को मेटालिक शीट्स एल्युमिनियम अलॉय शीट से मिलकर बनाया जाता है। तो एल्युमिनियम अलॉय शीट्स को हम आपस में फास्टन करते हैं। जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ रिवेट्स लगी होती हैं, वो एल्युमिनियम अलॉय शीट्स को क्या करता है, फास्टन करता है। तो आज हम उन रिवेट्स के बारे में जानेंगे कि रिवेट्स बेसिकली ब्लाइंड रिवेट्स होती हैं और सॉलिड रिवेट्स होती हैं, सॉलिड सैंक रिवेट्स एंड ब्लाइंड रिवेट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स एयरक्राफ्ट में यूज़ की जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर मटेरियल क्या है, वहाँ पे लोड कैसा लग रहा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रिवेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम उनको आज जानते हैं। रिवेट्स इंस्टॉल कैसे किए जाते हैं, सॉलिड सैंक रिवेट्स, ब्लाइंड रिवेट्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। सॉलिड सैंक रिवेट्स, सॉलिड सैंक रिवेट्स में अगर हम देखें तो क्योंकि इसका नाम क्या है, सॉलिड सैंक रिवेट, सैंक ये पोर्शन जो है ये क्या कहला रहा है, रिवेट का शैंक कहलाता है। तो सॉलिड सैंक रिवेट का मतलब है कि पूरा रिवेट जो होगा वो सॉलिड होगा, उसमें कोई हॉलो पोर्शन नहीं होगा। उसका एक शैंक होगा, मतलब एक शैंक होगा, उस शैंक की कोई लेंथ होगी, फिर क्या होगा, एक रिवेट का हेड होगा। अब ये रिवेट के जो हेड स्टाइल्स हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं। हम हमेशा यही नहीं कह सकते कि प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट और वी कैन से डैट राउंड हेड रिवेट्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में। तो एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स के रिवेट हेड इस्तेमाल होते हैं, जैसे समथिंग लाइक फ्लैट हेड, ब्रेजियर हेड, राउंड हेड, यूनिवर्सल हेड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंटर संक हेड। अब ये डिपेंड करता है कि रिवेट की लोकेशन कैसी है। अगर हमें एरोडायनामिक शेप चाहिए, जहाँ पर एरोडायनामिक्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स में, एज लाइक विंग्स के जो लीडिंग एजेस हैं, वहाँ पर एरोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट्स का, ये सभी प्रोट्रूडिंग है, मतलब अगर इनको स्ट्रक्चर के साथ लगाया जाए तो ये स्ट्रक्चर्स यहीं कहीं फ्लश होंगे, इनका सरफेस स्ट्रक्चर के बाहर होगा, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट्स। प्रोट्रूड होती हैं ये स्ट्रक्चर से बाहर, जो कि क्या करेंगे, एक तरह का एरोडायनामिक ड्रैग क्रिएट करेंगे। तो उन जगहों पर हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल ये काउंटर संक हेड रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये काउंटर संक हेड रिवेट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स के साथ क्या करती हैं, टोटली फ्लश होती हैं। यूनिवर्सल हेड रिवेट्स या ये आपकी राउंड हेड रिवेट्स, ब्रेजियर हेड रिवेट्स, तो ये सभी रिवेट्स जो हैं वो प्रोट्रूडेड हेड रिवेट हैं। तो इनका हम उन जगहों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पर डायनामिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर डायनामिक ड्रैग बहुत क्रिएट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि रिवेट जो कि एक सॉलिड सैंक रिवेट है, उसमें क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सॉलिड सैंक रिवेट जब इंस्टॉल करनी होती है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस मटेरियल में हम या दो मेटल शीट्स को जहाँ पे जॉइन करने के लिए इनको लगाया जाना है, उनकी थिकनेस कितनी है। क्योंकि अगर हमें थिकनेस ही नहीं पता रहेगा तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमारी रिवेट की लेंथ लेनी कितनी है, हमारे पास किस लेंथ की रिवेट हमें इंस्टॉल करनी है। तो आपको ये थिकनेस ऑफ द मटेरियल पता रहना चाहिए। प्लस थिकनेस ऑफ द मटेरियल पता होने के बाद अब ये डिसाइड करना है कि वहाँ पे प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट लगानी है कि काउंटर संक हेड रिवेट लगानी है। दूसरी बात कि थिकनेस ऑफ द मटेरियल और प्लस हम कितना अलावेंस देते हैं। ये अलावेंस क्यों दे रहे हैं, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इतना सा, थिकनेस ऑफ द मटेरियल के बाद ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, इसको छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि भाई यहीं जब आपने इस रिवेट को लगाएंगे तो सिर्फ ऐसे रिवेट को लगा के तो स्ट्रक्चर को छोड़ा नहीं जा सकता, वरना वो ग्रिप कैसे करेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है
ये आपका क्या करता है, हेड बनाने के शॉप हेड फॉर्मेशन के लिए काम आता है। मतलब हम रिवेट यहाँ से लगाएंगे, फिर इसको जो है हेड फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। तो ये जो है अलावेंस 3/64 ऑफ एन इंच से लेके 1/8 इंच तक का होता है। अब ये रिवेट की जो लेंथ है काउंटर संक हेड के लिए, जो रिवेट की लेंथ है वो इसके टॉप पोर्शन से लेके यहाँ तक होगी, लेकिन जो प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट्स हैं उनकी लेंथ यहाँ से लेकर केवल यहीं तक रहेगी। यहाँ पर ये पूरा इंक्लूड हो गया है। तो इस तरह से हम किसी भी रिवेट को जब लगाने जाते हैं तो पहले देखते हैं कि थिकनेस ऑफ द मटेरियल कितना है, प्लस हम अलावेंसेस जो दे रहे हैं, हम कितना अलावेंसेस दे रहे हैं। 3/64 से लेके 1/8 इंच तक का हम अलावेंस दे सकते हैं। उन दोनों को प्लस करेंगे तब हम लेंथ ऑफ द रिवेट को डिसाइड करेंगे, जो कि उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में 2 सीट्स के पास, उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में 2 सीट्स को जोड़ने के लिए लगाई जानी है। अब अगर हमें सॉलिड सैंक रिवेट लगानी है तो सॉलिड सैंक रिवेट लगाने के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वर्क, कि आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है, अब सॉलिड सैंक रिवेट लगाने के लिए ये पोर्शन भी एक्सेसिबल होना चाहिए और जहाँ पे शॉप हेड बन रहा है वो पोर्शन भी क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, वरना हम शॉप हेड फॉर्मेशन कर नहीं पाएंगे। जिस तरह से इस डायग्राम में देखें, ये आपका न्यूमेटिक रिवेटिंग हैमर है और ये बकिंग बार है। तो न्यूमेटिक रिवेटिंग हैमर क्या करेगा, इस पोर्शन जहाँ पे आपका शॉप हेड बनाना है वो उस साइड क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, उस पर हिट करता रहेगा। तो वो क्या करेगा, आपका शॉप हेड फॉर्मेशन बनाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये इस साइड रहेगा जहाँ पे ये बकिंग बार यहाँ पर लगी रहेगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉलिड रिवेट्स को एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में लगाते हैं। ठीक है, बकिंग बार इस साइड रखते हैं और न्यूमेटिक हैमर जो है, रिवेटिंग हैमर, ये इस तरह से रहता है। ये न्यूमेटिक हैमर है, ये दूसरे साइड रहेगा। तो जिस साइड आपको हेड बनाना है, हेड फॉर्मेशन करना है, उसी साइड क्या रखेंगे आप, अपना हैमर रखेंगे। और बकिंग बार जो ऑलरेडी हेड बना हुआ है उसकी तरफ बकिंग बार रखा जाएगा। तो इस तरह से सॉलिड सैंक रिवेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन जब हम सॉलिड सैंक रिवेट का इस्तेमाल करते हैं तो जब कभी भी हम रिवेट को इंस्टॉल करने जा रहे होते हैं तो हम बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखते हैं कि आप एल्युमिनियम अलॉय रिवेट्स हैं तो भाई वो एल्युमिनियम अलॉय स्ट्रक्चर के साथ लगें। अगर मैग्नीशियम अलॉय 5056 रिवेट है तो वो मैग्नीशियम अलॉय के साथ लगें। तो ये भी बात ध्यान में देनी होती है कि डिसिमिलर मेटल के साथ हम रिवेट्स को प्लेस मत करें। जहाँ पे स्टेनलेस स्टील या स्टील की शीट है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टील के रिवेट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये भी बात ध्यान देने वाली है कि आप जो है किस तरह के स्ट्रक्चर में किस तरह के रिवेट को प्लेस कर रहे हैं। डिसिमिलर मेटल को कोरोजन को अवॉइड करने के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, अब हम बात करते हैं ब्लाइंड रिवेट्स की। और चूँकि इनका नाम ब्लाइंड रिवेट्स क्यों है, इनका नाम ब्लाइंड रिवेट्स इसलिए रखा गया है क्योंकि हम इनको इंस्टॉल करने के लिए हमको दूसरे साइड एक्सेसिबिलिटी नहीं चाहिए। ये पॉपअप रिवेट टूल होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इस ब्लाइंड रिवेट को किसी भी स्ट्रक्चर में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंस्टॉल करने के लिए हमें दूसरे साइड एक्सेसिबिलिटी भी नहीं चाहिए और हम कोई शॉप हेड फॉर्मेशन होता है, लेकिन हमको ये है कि यहाँ पर भी रिवेट की शैंक, आपको ये लेंथ जो है ये पता होनी चाहिए। शॉप हेड फॉर्मेशन करने के लिए कोई बकिंग बार नहीं लगाते हैं। ये रिवेटिंग जो आपका पॉपअप रिवेट टूल है, पॉप रिवेट टूल, यही जो है क्या कर देता है, इस ब्लाइंड रिवेट को ईजिली इंस्टॉल कर देता है बिना बकिंग बार लगाए हुए। तो इस तरह से ये ब्लाइंड रिवेट्स है और ये दिख रहा है आपको, ये सभी क्या हैं, ब्लाइंड रिवेट्स ही इंस्टॉल की गई हैं। अब इसमें करना क्या है कि ये जो आपका ये जो शैंक दिख रहा है, इतना लंबा स्टेम, ये जो स्टेम आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर क्या जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इस रिवेटिंग टूल से इसको प्रेस करेंगे, रिलीज़ करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज़ करेंगे। तो ये जो आपका पोर्शन है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा और ये स्टेम यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा और स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा,
ग्रिप कर लेगा। तो ब्लाइंड रिवेट का इस्तेमाल बेसिकली उन्हीं प्लेसेस में किया जाता है जहाँ पर हमें दूसरे साइड एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है। अब हम बात करेंगे सेल्फ प्लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिवेट्स। सेल्फ प्लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिवेट, अब इसका नाम फ्रिक्शन लॉक रिवेट क्यों पड़ा? अगर हम यहाँ पे देखें, ये है आपकी सेल्फ प्लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिवेट। ये दो हेड स्टाइल में अवेलेबल होती है, एक प्रोट्रूडिंग हेड, ये प्रोट्रूडिंग हेड स्टाइल है, और ये इसका काउंटर संक हेड स्टाइल है। इसे फ्रिक्शन लॉक रिवेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो सेरेटेड इसका स्टम है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इतना फ्रिक्शन डेवलप करते हैं जब इस पर्टिकुलर रिवेट को इंस्टॉल करने के लिए जो पुल गन यूज़ की जाती है, पुल गन टाइप का जो टूल यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इतना फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। जब पुल गन इसे पुल करती है तो यहाँ पे इतना फ्रिक्शन क्रिएट होता है कि ये ब्रेकआउट हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा सेल्फ प्लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिवेट। अब सेल्फ प्लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिवेट में हम ध्यान दें तो ये इसका प्रोट्रूडिंग हेड है और ये काउंटर संक हेड है। ये हिस्सा जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है। ये हिस्सा क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है। और ये पोर्शन जो है, ये जो पूरी मटेरियल की थिकनेस को कवर करता हुआ है, ये पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा, इसका ये हॉलो शैंक कहलाता है, या इसे स्लीव कहते हैं। तो जो पुल गन है या पुल गन टाइप जो टूल होता है इसको इंस्टॉल करने के लिए, वो बेसिकली क्या करेगा, इसको पुल करेगा। अब यहाँ पे बुक्स में इसका नाम मैंड्रल दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ सक होगा। जब इसको ये पुल करेगा स्टेम को, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ये यहाँ से स्टेम जो है ये ब्रेक कर जाएगा, तो ये पोर्शन कहीं यहाँ जाकर फिट होगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, अगर हम जैसे ब्लाइंड रिवेट में देख रहे थे तो ब्लाइंड रिवेट में सिर्फ यही था, एक हॉलो शैंक थी, स्टेम निकल जा रहा था, लेकिन ये मैंड्रल जैसा पोर्शन वहाँ पे स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं था। लेकिन ये पोर्शन आगे प्रोट्रूड होके यहाँ तक आएगा, तो ये पोर्शन भी इस रिवेट शैंक के साथ ही रहेगा, बॉटम ऑफ द रिवेट, और उसको ब्लाइंड रिवेट के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्लीव है उसका मटेरियल और जो स्टेम है उसका मटेरियल क्या रहेगा, अलग अलग रहता है। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम अलॉय 2117 शैंक रिवेट्स कैन बी यूज्ड ऑन मोस्ट एल्युमिनियम अलॉयज। एल्युमिनियम अलॉय 5056 शैंक रिवेट्स शुड बी यूज्ड व्हेन द मटेरियल बीइंग रिवेटेड इन मैग्नीशियम। जैसे अभी हमने बताया कि अगर एल्युमिनियम अलॉय का शैंक है तो वो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर एल्युमिनियम अलॉय की शीट होगी, और 5056 मटेरियल का शैंक है तो हम उनको वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर क्या होगा, आपका मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर हम देखें, जैसे कि आपका ये जो स्लीव आपको दिख रही है, तो इसका मटेरियल कुछ जगहों पर 2017 एल्युमिनियम अलॉय होगा, और ये जो आपकी स्लीव है, स्लीव का मटेरियल 2117 एल्युमिनियम अलॉय एंड स्टेम विथ 2017 एल्युमिनियम अलॉय होता है। उसी तरह से कुछ जगहों पर क्या होगा कि स्टेम 2017 एल्युमिनियम अलॉय का होगा और स्लीव जो होगी वो 5056 एल्युमिनियम अलॉय की इस्तेमाल की जाएगी। तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्लीव का मटेरियल क्या है और स्टेम का मटेरियल क्या है। दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली है, सेल्फ प्लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिवेट्स आर फैब्रिकेटेड इन 2 पार्ट्स। जैसा कि बताया आपने, एक रिवेट हेड विद अ हॉलो शैंक और स्लीव एंड अ स्टेम दैट एक्सटेंड थ्रू द हॉलो शैंक। यहाँ देखा हमने कि रिवेट हेड है, ये रिवेट हेड हो गया विद अ हॉलो शैंक, और दूसरे पार्ट का नाम क्या बता रहे हैं, दूसरे पार्ट का नाम स्टेम है, जो कि ये जो स्टेम है वो थ्रू आउट द हॉलो शैंक पास हो रहा है। तो ये जो सेल्फ आपकी फ्रिक्शन लॉक रिवेट है, इसे हम लोग सेल्फ प्लगिंग रिवेट्स भी कहते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स हुए, एक ये आपका रिवेट हेड विद अ हॉलो शैंक एंड दूसरा पार्ट क्या हुआ, स्टेम
जो कि इस हॉलो शैंक से पास होके जा रहा है। दूसरी बात इसमें क्या है, द स्टेम इज पुल्ड इनटू द रिवेट शैंक। जैसा मैंने अभी बताया कि स्टेम ही क्या होता है, पुल्ड होता है इस रिवेट शैंक के अंदर, ठीक। द मैंड्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम फोर्सेस द रिवेट शैंक टू एक्सपेंड। व्हाट इज द मैंड्रल पोर्शन ऑफ द रिवेट स्टेम जो है, ये जब पुल होगा तो यही क्या करेगा, रिवेट शैंक को एक्सपेंड करेगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। When friction or pulling action becomes great enough, it will cause the stem to snap at a break of groove on the stem। मतलब जब आपने यहाँ से पुल करना स्टार्ट किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने ज़्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा कि ये जो स्टेम है ये यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फ्रिक्शन लॉक रिवेट। We have to create the friction or pressure to break off the stem, ठीक। The plug portion, bottom end of the shank, this is the bottom end of the shank, not bottom end of the shank। ये रहा आपका shank, bottom end of the shank is retained in the bottom end of the stem is retained in the shank of the rivet, giving the rivet much greater shear strength than could be obtained from a hollow rivet। यही बात जो मैंने पहले बताई थी कि भाई ये वाला पोर्शन इसमें जाके रिटेन्ड हो जाता है, इसको एक्सपेंड करता है और क्या करता है, इसी में रिटेन्ड मतलब इसके साथ ही रहता है, ये पोर्शन अलग नहीं हो जाता। ये पोर्शन सिर्फ ऊपर जाएगा और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेगा तो ये पोर्शन सॉलिड है, तो ये क्या करेगा, इस हॉलो शैंक रिवेट को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जबकि जो हमारी ब्लाइंड रिवेट है, हॉलो शैंक रिवेट थी, उसमें ये प्रोविज़न नहीं दिया गया था। यही बात इसने यहाँ पे बोली है कि द प्लग पोर्शन मतलब बॉटम एंड ऑफ द स्टेम इज रिटेन्ड इन द शैंक ऑफ द रिवेट। बॉटम पोर्शन ऑफ द, ये जो स्टेम का बॉटम पोर्शन है वो रिटेन्ड इन द हॉलो पोर्शन ऑफ द शैंक, इसके अंदर वो रहेगा और ये स्टेम यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। तो इस तरह से ये जो सेल्फ प्लगिंग रिवेट फ्रिक्शन लॉक रिवेट है वो इस तरह से काम करती है। अब इसके 2 टाइप के हेड बताए गए, अ प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट है और दूसरा काउंटर संक हेड रिवेट है। ये सभी को याद रखना चाहिए कि काउंटर संक हेड रिवेट का एंगल कितना है, 100 डिग्री एंगल रहता है। 100 डिग्री एंगल का मतलब इस तरह से ये जो एंगल बन रहा है ये आपका क्या रहेगा, 100 डिग्री का एंगल रहता है। द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम किसी रिवेटेड स्ट्रक्चर के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं जब हमारा रिवेट प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो। पहला कि लोकेशन क्या है आपकी, आप उसको, जैसे मैंने बताया लोकेशन का मतलब कि आप उसके विंग के लीडिंग एजेस पे लगा रहे, कहाँ पे लगा रहे हैं, कि वो एरोडायनेमिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इंस्टॉलेशन की लोकेशन इम्पोर्टेंट है। दूसरा कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल बीइंग रिवेटेड, अब जिस मटेरियल को आप रिवेटेड करने जा रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा कि रिवेट का मटेरियल क्या है और जिस स्ट्रक्चर को आप रिवेट करने जा रहे हैं उसका मटेरियल क्या है। थिकनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग रिवेटेड, भाई ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमें थिकनेस ऑफ द मटेरियल जिसको रिवेट करना है उसकी थिकनेस ही नहीं पता होगी तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमें किस लेंथ का या किस लेंथ की शैंक का रिवेट लेके जाना है। और स्ट्रेंथ डिजायर्ड, अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे हॉलो रिवेट इम्पोर्टेंट लगेगी कि सॉलिड शैंक रिवेट लगानी है कि ब्लाइंड रिवेट लगानी है, स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है तो ब्लाइंड रिवेट लगानी है। तो इस तरह से हम जब कभी भी रिवेट को या रिवेटेड स्ट्रक्चर के लिए वर्कआउट करते हैं तो इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं। और ये है आपका पॉप रिवेट टूल, इस तरह से होता है जिसमें एक टूल हेड होता है जहाँ पर ये आपका ब्लाइंड रिवेट लग रहा होता है। ये डाइज होती हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अपने रिवेट के शैंक के डायमीटर के हिसाब से। ये हैंडल है जिसको प्रेस रिलीज करेंगे, इसलिए इसमें एक स्प्रिंग मैकेनिज्म है। तो इस तरह से आज हमने क्या जाना कि रिवेट्स हमारी कैसी हैं, एक ब्लाइंड रिवेट है, एक सॉलिड रिवेट है, उनके हेड स्टाइल्स कैसे हैं,
रिविट सॉलिड सैंक रिविट को इंस्टॉल करने के लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लाइंड रिविट को इंस्टॉल करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्फ प्लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिविट्स। थैंक यू।